डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो इंग्लिश के चैप्टर 7 द इंटरव्यू की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। हम इस चैप्टर में सबसे पहले थिंक एज यू रीड सेक्शन में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर के अंत में दी गई एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। What are some of the positive views on interviews? इंटरव्यूज के बारे में कुछ सकारात्मक नजरिए क्या हैं? Look at the answer. The interview is a convenient and supremely serviceable medium of communication. एक इंटरव्यू एक सुविधाजनक और सर्वोच्च सेवा योग्य संचार का माध्यम है। It is a source of authentic information. यह सच्ची जानकारी का एक सोर्स है, as the information comes directly through the interviewee about his own life, work and other things. ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स इसलिए है क्योंकि इसमें जो जानकारियाँ आती हैं वह सीधे इंटरव्यू देने वाले के माध्यम से आती हैं, जो कि अपने निजी जिंदगी, कार्य और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी बताता है। Through an interview, the interviewee reaches a large section of the society and the mass gets the information they desire. इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू देने वाला समाज के एक बड़े सेक्शन तक अपनी पहुंच बनाता है और दूसरी तरफ जनता को भी वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसको वो चाहते हैं। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू? अधिकतर सेलिब्रिटी राइटर्स इंटरव्यू देने से नफरत या घृणा क्यों करते हैं? लुक एट द आंसर. Most celebrity writers despise being interviewed because they think an interview is an unnecessary intrusion into their private and personal life. अधिकतर सेलिब्रिटी राइटर्स इंटरव्यू देने से नफरत या घृणा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एक इंटरव्यू उनकी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ में एक अननेसेसरी यानी अनावश्यक इंट्रूजन यानी घुसपैठ होती है। दे फील दैट इट डिमिनिशेस देयर स्टैंडिंग। वो ऐसा मानते हैं कि इससे उनके कद को कम किया जाता है। सेलिब्रिटीज सी देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, और अक्सर सेलिब्रिटीज जो होते हैं इस इंटरव्यू से पीड़ित दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? कुछ पुरानी संस्कृतियों में फोटो खींचे जाने के बारे में क्या बिलीफ है, क्या धारणा है? आंसर देखिए। There is a belief in some primitive cultures that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. ऐसा कुछ पुरानी संस्कृतियों में माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी की फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट लेता है, किसी की फोटो क्लिक करता है, तो इसका मतलब वह उस व्यक्ति की आत्मा की स्टीलिंग कर रहा है, उसको चुरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? Thumbprints on his windpipe, इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए। The expression thumbprints on his windpipe means to drag very private matters, emotions and opinions out of the interviewee that cause painful and indelible experiences to the interviewee. एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप का मतलब ये है कि इंटरव्यू देने वाले से उसके निजी मामलों, भावनाओं और उसकी राय को ड्रैग आउट करवा लेना या उगलवा लेना होता है, और कई बार इस वजह से इंटरव्यू देने वाले के लिए ये घटना दुखदाई, दर्द भरी और अमिट अनुभव छोड़ जाने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 5, Who in today's world is our chief source of information about personalities? आज के युग में पर्सनालिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का मुख्य सोर्स क्या है? आंसर देखिए। In today's world, our chief source of information about personalities is an interview. आज के युग में पर्सनालिटीज के बारे में सूचना प्राप्त करने का मुख्य सोर्स इंटरव्यू ही है। Our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews.
आज के समकालीन लोगों के बारे में जो हम जानकारियाँ प्राप्त किए हैं वो अधिकतर इंटरव्यू के माध्यम से ही आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अतिरिक्त बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसेज आर आल्सो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लेख, बाकी ये चीज़ें भी सूचना प्राप्त करने का एक साधन है। इस प्रकार से थिंक एज यू रीड सेक्शन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक उम्बर्तो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। आपका क्या मानना है, क्या उम्बर्तो इको इंटरव्यू देना पसंद करते थे या उनसे इंटरव्यू लिया जाना उनको पसंद था? अपनी राय के बारे में कुछ रीजंस भी दीजिए। आंसर देखिए। Yes, I think Umberto Eco likes being interviewed because he gave time to Balmukund Padmanabhan from The Hindu for being interviewed. मुझे लगता है कि उम्बर्तो इको भी इंटरव्यू दिया जाना पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने बाल मुकुंद पद्मनाभन जो कि द हिंदू के रिपोर्टर थे उनको इंटरव्यू देने का समय दिया था। He waited for the interviewer at the elevator और वो उस इंटरव्यू लेने वाले का लिफ्ट पर इंतजार भी किए थे। He responded to the questions calmly and patiently. उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का बड़ी ही शांति के साथ और धैर्य के साथ उत्तर दिया था। And was annoyed not even once during the entire interview. और उस पूरे इंटरव्यू के दौरान एक बार भी वह नाराज नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको को लिखने का इतना ज्यादा समय कैसे मिल जाता था? आंसर देखिए। इको एक्सप्लेन्स दैट ही राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। वो बताते हैं कि वह उपन्यास अक्सर संडेज को लिखते हैं, रविवार यानी छुट्टी के दिन पर लिखते हैं। He also talks of empty spaces in our life that he calls them interstices. वह हमारे जीवन में खाली समय के बारे में भी बात करते हैं जिनको वो इंटरस्टिसेस कहते हैं, यानी लघु अवकाश जिसका मतलब होता है। He uses those interstices for writing. वह इन्हीं छोटे छोटे समयों को अपने लेखन में यूज करते थे। He wrote an article while waiting for the interviewer. यहाँ तक कि वह उस इंटरव्यू लेने वाले का इंतजार करते करते एक आर्टिकल लिख दिए थे। यानी कहने का मतलब ये कि उनके पूरे जीवन काल में जो भी छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहाँ खाली समय मिलता है वह उनका सदुपयोग लिखने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? इको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल के बारे में विशिष्ट चीज क्या थी? आंसर देखिए। इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल वाज डिस्टिंक्टिव। इको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल जो थी वह विशिष्ट थी। हिज स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। उनका जो साहित्यिक कार्य था, उनका अकादमिक कार्य था, उसमें हल्का फुल्कापन था और उसमें पर्सनल टच भी था। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। और उनके इन लेखन शैली ने ये दिखाया कि जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल थी लिखने की वो यहाँ से खत्म हो गई। He tells the story of the research first. वह रिसर्च के बारे में पहले उसकी कहानी बताते थे। His essays always have a narrative aspect. उनके निबंधों में हमेशा एक कथात्मक पहलू होता था। क्वेश्चन नंबर 4, Did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? क्या उम्बर्तो इको अपने आप को पहले नॉवेलिस्ट मानते थे या कि एकेडमिक स्कॉलर मानते थे? लुक एट द आंसर। He considered himself an academic scholar first and a novelist later. वह अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर पहले मानते थे, उपन्यासकार बाद में मानते थे। He confessed in the interview that he participated in academic conferences and not meeting of pen clubs and writers. वह एक इंटरव्यू में इस चीज का कबूल करते हैं कि वह एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में ज़्यादा भाग लेते हैं बजाय पेन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग में। He considered himself a university professor who writes novels on Sundays. वह अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मानते हैं जो कि छुट्टी के दिनों में संडे को नॉवेल्स लिखते हैं। He identifies himself with the academic community. वह अपने आप को एक अकादमिक समुदाय के माध्यम से ही पहचाना जाना पसंद करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? उनके एक नॉवल द नेम ऑफ द रोज की अपार सफलता के पीछे का कारण क्या था? आंसर देखिए, There are various reasons for the huge success of the novel The Name of the Rose. उसके उस उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की सफलता के कई कारण थे. This novel has a detective yarn at one level. इस नॉवल में कुछ जासूसी पूर्ण कहानी भी शुरू में थी, बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिएवल हिस्ट्री. हालांकि ये उपन्यास मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी देता है. Some people like difficult reading experiences that this novel provides. कुछ लोगों को कठिनाई भरा पढ़ने का अनुभव पसंद आता है जो कि यह अनुभव उपन्यास प्रोवाइड करता है. Eco says that the huge success of the name of the rose is a mystery. Eco स्वयं कहते हैं कि उनके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की सफलता एक रहस्य है, मिस्ट्री है. इस प्रकार से इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है. नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार.